आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, एक तरफा मुस्लिम तलाक पर मद्रास हाईकोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। पत्नी इनकार करे तो अदालत के आदेश से ही तलाक। शरीयत काउंसिल को फैसले का हक नहीं है। हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। शरीयत काउंसिल का तलाक सर्टिफिकेट अवैध करार दिया है। दूसरी शादी कर चुके पति को हाईकोर्ट का आदेश, पहली पत्नी को मुआवजा और गुजारा भत्ता दे। तो हाईकोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी। शरीयत काउंसिल को फैसले का हक नहीं, पत्नी इनकार करे तो अदालत के आदेश से ही तलाक हो सकता है। एक तरफा मुस्लिम तलाक पर मद्रास हाईकोर्ट का यह अहम फैसला। शरीयत काउंसिल का तलाक सर्टिफिकेट अवैध करार दिया। दूसरी शादी कर चुके पति को हाईकोर्ट का यह आदेश कि पहली पत्नी को मुआवजा भी दिया जाए और गुजारा भत्ता भी दे पति। तो एक मामले में यह कोर्ट का बड़ा फैसला, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि पत्नी अगर इनकार करे तो फिर अदालत के आदेश से ही तलाक संभव है। एक तरफा मुस्लिम तलाक पर मद्रास हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। शरीयत काउंसिल का तलाक सर्टिफिकेट अवैध करार दिया है कोर्ट ने और कहा है दूसरी शादी कर चुके पति को पहली पत्नी को मुआवजा भी देना होगा और साथ ही गुजारा भत्ता भी देना होगा। तो एक तरफा मुस्लिम तलाक पर मद्रास हाईकोर्ट की यह बड़ी टिप्पणी। साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से यह फैसला जो है वो पत्नी के हक में, ये कहते हुए कि पत्नी अगर इनकार करे तो अदालत के आदेश से ही तलाक हो सकता है। और जो शरीयत काउंसिल का तलाक सर्टिफिकेट है उसे अवैध करार करते हुए ये साफ कहा कोर्ट ने कि काउंसिल को फैसले का हक नहीं है। दूसरी शादी कर चुका है पति जिस पर हाईकोर्ट का ये बड़ा आदेश। और ये पूरी खबर क्या है, इसे समझने के लिए रुक करते हैं निपुण सहगल का। निपुण, और क्या कुछ कहा हाईकोर्ट ने इस बड़े फैसले में? देखिए श्री, इस खबर के दो आयाम हैं। पहली बात कि अगर पत्नी कहती हो कि तलाक नहीं हुआ है और पति ये कह रहा है कि तलाक हो गया है, मैंने 3 बार नियम से तलाक बोल दिया, तो उसको उसका सबूत देना पड़ेगा और कोर्ट से जाकर सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा। किसी काजी, किसी शरीयत काउंसिल या ऐसी किसी संस्था से सर्टिफिकेट लेकर तलाक को नहीं मान्यता मिलेगी। अगर पत्नी विवाद कर रही है कि तलाक नहीं हुआ है तो कोर्ट जाने का ही रास्ता पति के पास है। तो एक तरफा तलाक जो मुस्लिम समाज में प्रचलित है उसे लेकर एक अहम आदेश है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई दूसरी शादी करता है मुस्लिम मर्द, तो भले ही वो शरीयत में उसकी अनुमति है, लेकिन पत्नी अगर उसे स्वीकार नहीं कर पा रही है या सहमत नहीं है तो ये मानसिक क्रूरता गिनी जाएगी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। और पहली पत्नी को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वो अपने पति की दूसरी पत्नी के साथ रहे। वो मुआवजे और गुजारा भत्ते की हकदार होगी। बहुत शुक्रिया निपुण, इस बड़ी खबर पर ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने। अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात महाराष्ट्र में महालड़ाई की करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको दे दें। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस तीसरी लिस्ट में 25 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है और अब तक बीजेपी के 146 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। वसई से स्नेहा दुबे को बीजेपी ने टिकट दिया है। वर्सोवा से भारती लवेकर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और लातूर शहर से अर्चना चाकुरकर को टिकट मिला है। इस पर और जानकारी के लिए वैभव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, एक और लिस्ट और इसी के साथ 146 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं बीजेपी ने। जी बिल्कुल, क्योंकि ये लड़ाई है सरकार बनाने को लेकर। देखो, महाविकास आघाड़ी सरकार थी, तब ये सरकार गिराने के बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस एक साथ आए और फिर सरकार बनाई, तभी भाजपा यहाँ पे महाराष्ट्र में सरकार में आई। अभी महाराष्ट्र को फिर एक बार सरकार में आना है तो ज़्यादा से ज़्यादा विधायक चुनकर लाना, ये सबसे बड़ी चुनौती देवेंद्र फडणवीस के सामने होगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव का परफॉर्मेंस देखा जाए तो पूरी तरह से लोकसभा में भाजपा हारी हुई नजर आई थी। अब भाजपा जो उम्मीदवार है उनको उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए अब देखा जाए तो भाजपा के कई सारे नेतागण हैं, हर जिला में घूम रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 2.5 साल में जो काम किया उसकी पूरी जानकारी घर घर में जाके दे रहे हैं। अब बात करते हैं लिस्ट की। अब यहाँ पे देखा जाए तो भाजपा ने कई उम्मीदवारों का पत्ता है वो कट कर दिया है, यानी उनको उम्मीदवारी नहीं दी गई है। जैसे बोरिवली के सुनील राणे हैं जो यहाँ के विधायक थे, जो पहले आदित्य ठाकरे के वर्ली विधानसभा में शिवसेना के खिलाफ लड़े थे, लेकिन उनको विनोद तावड़े की जगह बोरिवली में जगह दी थी। अभी वहां पे संजय उपाध्याय है, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो यानी पूरी तरह से कटौती कर दी है, कैंची लगाई है, जहां पे उम्मीदवार जीतना है वहां पे उम्मीदवारी दी गई है।
बिल्कुल, यानी कि ये तमाम समीकरण को देखते हुए और उन्हें साधने के लिए कई के टिकट्स काट दिए गए हैं और नए लोगों को मौका दिया गया है। वैभव, आप रहिएगा मेरे साथ। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी भी आपको दे दें, सीएम एकनाथ शिंदे ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। कोपरी पचपखाड़ी विधानसभा सीट से अपना पर्चा भरा है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले उस वक्त वहां पर मौजूद रहे जब सीएम एकनाथ शिंदे अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे। कोपरी पचपखाड़ी विधानसभा सीट से नॉमिनेशन फाइल किया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। और देखिए, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। रामदास आठवले उस वक्त वहां पर मौजूद थे। एकनाथ शिंदे जब अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हुए थे, उसी दौरान की ये तस्वीरें। तो महाराष्ट्र की लड़ाई जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जिस तरह से चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, ये दिलचस्प होती जा रही है। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रंग में रंगा हुआ है। सूबे की चुनावी जंग में आज दिग्गज जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपरी पचपखाड़ी विधानसभा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे और सीएम एकनाथ शिंदे के साथ केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी उस वक्त मौजूद रहे। इससे पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने रोड शो के लिए ताकत दिखाई, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी बारामती सीट से आज पर्चा भरा। इनके अलावा भी महाराष्ट्र के कई दिग्गज नेता आज नॉमिनेशन फाइल करने निकले। वैभव, तो यानी आज का दिन खास इस लिहाज से कई दिग्गज चुनावी मैदान में आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे। बिल्कुल, क्योंकि कल आखिरी दिन है और आखिरी दिन के पहले इन सभी बड़े नेताओं को अपना नामांकन भर के फिर उनके कई जो नेता है, उनके जो कैंडिडेट्स है, उनका नामांकन भरने के लिए जाना है। देखो, एकनाथ शिंदे के लिए सिर्फ कोपरी पचपखाड़ी ही उनका उम्मीदवारी क्षेत्र है, लेकिन एकनाथ शिंदे के ऊपर जिम्मेदारी है जो उनके साथ बगावत करके जो 50 विधायक आए थे उनको चुनकर लाने की और ये साबित करने की, हाँ, ये मेरी असली शिवसेना है। देखो, महाराष्ट्र में एक ड्रामा चल रहा है कि असली शिवसेना और नकली शिवसेना। एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं कि हमारी शिवसेना असली है और उद्धव ठाकरे की नकली है। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के सामने भी चुनौती ये रहेगी कि एकनाथ शिंदे को कैसे इस बार हराया जाए। इसलिए कोपरी पचपखाड़ी को मैं आपको समीकरण बताने जा रहा हूँ कि वहाँ पे धर्मवीर आनंद दिघे के जो पोते हैं उनके सामने एकनाथ शिंदे की चुनौती होगी। केदार दिघे जो धर्मवीर आनंद दिघे के घर के मेंबर्स हैं और दूसरी तरफ है धर्मवीर आनंद दिघे का चेला यानी शिष्य एकनाथ शिंदे, इनके आपस में लड़ाई होने वाली है। दूसरी तरफ बारामती में आपको लेके जाता हूँ। बारामती में चाचा भतीजे की लड़ाई हो रही है। हाँ। अजित पवार के सामने युगेंद्र पवार जो उनका भतीजा है। देखा जाए तो जैसे लोकसभा चुनाव में अजित पवार की वाइफ और उनकी अजित पवार की बहन, इनके बीच सामना हुआ था, तो फिर एक बार महाराष्ट्र में पारिवारिक लड़ाई देखने जा रही है। अजित पवार इस बार मुकाबले हैं, कौन किसको कितनी कड़ी टक्कर दे पाएगा ये पता चलेगा जब इलेक्शन हो जाएंगे और नतीजों का दिन साफ होगा। ठीक है, देखिए, एनसीपी अजित गुट के नेता जिशान सिद्दीकी ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। जिशान सिद्दीकी की नामांकन रैली में काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। एनसीपी अजित गुट ने जिशान सिद्दीकी को बांद्रा ईस्ट से टिकट दिया है, जहां से उनके खिलाफ शिवसेना उद्धव गुट से वरुण सरदेसाई मैदान में है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जिशान सिद्दीकी जिस वक्त नामांकन के लिए पहुंचे थे, उस वक्त उससे पहले उन्होंने एक रैली भी की, जाहिर तौर पर अपनी ताकत दिखाने का एक जरिया, और उसमें वो काफी सफल होते हुए भी दिखाई दिए हैं। बहरहाल, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने भी अपना नामांकन आज दाखिल किया। कराड़ विधानसभा से उन्होंने पर्चा भरा है। तो कराड़ विधानसभा सीट से पर्चा भरा है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि आज दिग्गजों ने नॉमिनेशन फाइल किया। कल लास्ट डे और उससे ठीक पहले आज बड़े बड़े चेहरे जो अपना नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे थे। अब आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को धमकी मिली है। सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। पप्पू यादव ने बिहार के डीजीपी को जानकारी दी है इस बाबत। गृह मंत्री को भी सांसद पप्पू यादव ने एक चिट्ठी लिखी। पप्पू यादव ने गृह मंत्री से सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की है। इस धमकी के बाद उन्होंने कहा कि मेरी हत्या कभी भी हो सकती है, मेरी सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार सक्रिय नहीं है, मुझे कई बार धमकियां मिलती रही हैं। तो किस तरीके से उन्हें धमकी मिली है, एक बार आपको सुनवाते हैं। यादव से बात हो रही है अब किसी और से? नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी जी, पप्पू यादव। जी जी, एमपी साहब के। बताइए ना, बताइए मालिक। हाँ, बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया, किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं हम?
किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके, वही तो उस बातचीत का एक हिस्सा आपने सुना जिसमें पप्पू यादव को धमकी दी गई है। इस पर हमारे पास और क्या जानकारी है, निधि श्री पटना से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हुई है। निधि श्री, पप्पू यादव को धमकी का ये मामला, हालांकि पप्पू यादव ने अब गुहार गृह मंत्रालय से भी लगा दी है। वो कह रहे हैं कि मेरी हत्या कभी भी हो सकती है। पहले तो मैं अपडेट चाहूंगी इस मामले में अभी तक और क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट बता दूं कि पप्पू यादव ने इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और गृह मंत्रालय से ये गुहार लगाई कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। शिरीन, जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है पप्पू यादव ने, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि पहले उनकी Y+ सिक्योरिटी थी, जिसको घटा करके 2019 में Y सिक्योरिटी उनको दे दी गई। अब चूंकि उनको लगातार धमकियाँ मिल रही हैं, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा बढ़ाकर Z+ सिक्योरिटी उनको दी जाए। और इस मामले में जो मेरे पास जानकारी है, उन्होंने बिहार के DGP को जब ये मैसेज किया तो बिहार के DGP ने उनको एक रटा-रटाया जवाब दे दिया कि हमने ये मैसेज IG पूर्णिया को फॉरवर्ड कर दिया है। यानी बिहार के DGP से जो सुरक्षा की उम्मीद कर रहे थे पप्पू यादव, उससे वो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव इस वक्त बिहार में नहीं है, वो मधुपुर में है, झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए हैं। पप्पू यादव से हमने बातचीत की तो उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से उनको धमकियां मिल रही है, उन्हें डर है कि उनकी जान को खतरा है। और ऐसा पहली बार नहीं है शिरीन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। पीएम ने अमरेली जिले में 4800 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है। आपको सीधे लिए चलते हैं, सुनवाते हैं। પણ આ સૌની યોજનાએ કચ્છ સૌરાષ્ટ્રને નવું જીવન આપી દીધું અને જે સપનું હતું એ સંકલ્પ પૂરો કરીને સામે લીલીછમ ધરતી જોયાનો આનંદ મળે છે સાથીઓ। પવિત્ર ભાવથી કરેલો સંકલ્પ કેવો સિદ્ધ થાય છે એનું આ ઉદાહરણ સૌની યોજના છે। અને જ્યારે હું દેશના લોકોને કહેતો હતો હું એવડી મોટી પાઇપ લગાવી રહ્યો છું કે તમે મારુતિ કાર લઈને પાઇપમાં નીકળી શકો, ત્યારે લોકોને અચરજ થતું હતું। આજે ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે આવી પાઇપો ભોંયમાં ભંડારેલી છે જે પાણી લઈને નીકળે છે। આ કામ ગુજરાતે કર્યું છે। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।